नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जून 2020 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक से संबंधित। दूसरे नंबर पर हम हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के साथ मिला के इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। हालांकि देखो, इंडिया चाइना रिलेशंस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन दोनों आर्टिकल्स आज अच्छे आए हैं। हिंदू का भी ये जो आर्टिकल है एम के नारायणन का, इसमें काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। और इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है सी राजा मोहन का। सी राजा मोहन के बारे में कहा जाता है कि वो फिलहाल इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मामले में भीषम पितामह हैं। एकेडमिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो आर्टिकल आया है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उन दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करेंगे और तीसरे नंबर पर इंडिया एंड वेस्ट एशिया रिलेशंस की बात करेंगे इस आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस प्रकार की कुछ खबरें निकल के आई कि अपनी नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत सरकार बैंकिंग को स्ट्रेटेजिक सेक्टर डेजिग्नेट कर सकती है। मैं फिर से बोलता हूँ, नई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत बैंकिंग को स्ट्रेटेजिक सेक्टर डेजिग्नेट कर सकती है सरकार। इसका परिणाम क्या निकलेगा? अगर देखो ऐसा हो जाता है तो सरकार मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखेगी और बाकी के जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं फिलहाल उन्हें प्राइवेटाइज कर देगी। जो अभी फिलहाल प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इन्होंने ऐसे संकेत भी दिए कि सरकार चाहती है रिफॉर्म प्रोसेस के तहत पब्लिक सेक्टर बैंक्स का या फिर दूसरे पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन हो। इससे रिफॉर्म्स आएंगे, ऐसा सरकार का मानना है। देखो, फिलहाल मार्केट कंडीशंस ऐसी हैं, शायद जल्दी से पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन ना हो, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन आपको पता है खराब है। तो हो सकता है सरकार को कोई कस्टमर ना मिले, लेकिन सरकार की इंटेंशंस साफ हैं। जैसे ही मार्केट कंडीशंस ठीक होंगी, सरकार 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखेगी और बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज कर देगी। बट राइटर का यह मानना है, देखो सरकार की सोच गलत है। सरकार को लगता है प्राइवेटाइजेशन की सहायता से बैंकों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। हाँ, रिफॉर्म प्रोसेस का पार्ट जरूर है प्राइवेटाइजेशन, लेकिन प्राइवेटाइजेशन से बैंकों की सभी समस्याएं दूर नहीं होने वाली हैं। आप यस बैंक का एग्जांपल लीजिए। यस बैंक जो कुछ दिनों पहले फेल होने की कगार पर आ गया था, सरकार ने अपने प्रयासों से यस बैंक को बचाया। यस बैंक तो प्राइवेट बैंक है, लेकिन बावजूद इसके यस बैंक इतनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था, नौबत ये आ गई कि ये बैंक कोलैप्स होने की कगार पर आ गया। तो मतलब साफ है, प्राइवेटाइजेशन से सभी समस्याओं का निदान अगर होता तो यस बैंक कभी फेल होने की कगार पर नहीं आता। प्रॉब्लम देखो, हमारे देश में कुछ और है। बैंकों की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों। हमारे देश में पॉलिटिक्स का नेचर ऐसा है, इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है बैंकिंग में, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। जिसकी सरकार होती है, उस सरकार के लीडर्स से सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स की फंक्शनिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फ़ोन करके बोलते हैं कि भैया लोन दे दो इस पर्सन को, इसको मत दो। इस प्रकार की चीज़ों से बैंकिंग की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित होती है। इसके अलावा देखो, हमारे देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी कुछ इश्यूज हैं। आपको याद होगा, ऑलमोस्ट 1-2 महीने हो गए, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था किस प्रकार से जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर देखो वो लोग होते हैं जिन्होंने शुरुआत में कंपनी को इस्टेब्लिश किया होता है, बाद में तो दूसरे लोगों की हिस्सेदारी भी हो जाती है। जैसे देखो, यस बैंक को इस्टेब्लिश करने में लीड ली गई थी राणा कपूर के द्वारा, लेकिन बाद में तो दूसरी फर्म्स ने और कुछ दूसरे इंडिविजुअल्स ने, पब्लिक ने इन्वेस्ट किया यस बैंक में। तो इस केस में राणा कपूर क्या होंगे? यस बैंक के प्रमोटर होंगे। तो पॉइंट ये है, हमारे देश में जो प्रमोटर्स हैं वो देखो कंपनी की गवर्नेंस में अपनी मनमानी करते हैं, वो अपनी चलाते हैं। इस प्रकार इस वजह से भी कंपनीज काफ़ी बार ठीक से काम नहीं कर पाती। हमारा आज का जो डिस्कशन है इसमें हमारा फोकस बैंक्स पे है, वैसे कंपनीज पे नहीं है।
आप यूएसए का एग्जांपल लीजिए। यूएसए में देखो, स्टीव जॉब्स जो प्रमोटर थे एप्पल के, उनको भी बाहर निकाल दिया गया था कंपनी से, बोर्ड से। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। रेयरली ऐसा होता है कि प्रमोटर को बोर्ड से बाहर निकाल फेंका जाए। इसके अलावा देखो, नेक्स्ट पॉइंट बैंकों की दुर्दशा के लिए पर्सनल प्रोबिटी से संबंधित है। अब देखो, अगर प्राइवेट बैंक्स के सीईओज खुद ही करप्शन में लगे हुए हैं तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेंगी। आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन थी चंदा कोचर, इन पर करप्शन के आरोप लगे। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपने पति को फायदा पहुंचाया। उसी प्रकार से एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन थे, उन पर भी करप्शन के आरोप लगे। ये पॉइंट आप एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरफ देखो, अगर ई श्रीधरन जैसे लीडर हों तो किस प्रकार से उन्होंने मेट्रो का काम बहुत बढ़िया ढंग से करवाया और मेट्रो को एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन की शेप दी। दूसरी प्रकार से अगर लीडर्स करप्शन में लगे हुए हों तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाती। इसके बाद राइटर 4 सजेशंस देते हैं अपनी तरफ से, बैंकों की फंक्शनिंग को, बैंकों की दशा को कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहला सजेशन है आईबीसी से संबंधित। आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। देखो, काफी बार जो बैंक्स हैं वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स को लोन देते हैं, कंपनीज को लोन देते हैं, लेकिन कंपनीज बैंकरप्ट अपने आप को डिक्लेयर कर देती हैं। तो इस सिचुएशन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है, ये कोड सहायता करता है बैंक्स की कि जिन कंपनीज ने अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है, अब उनसे कैसे पैसा वसूला जाए। ये पूरी प्रोसेस चलती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत। शुरू में मौका दिया जाता है, जो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है उसको कोई और दूसरा खरीदार उस कंपनी को खरीदना चाहता है तो खरीद ले, और बदले में कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो बैंकों को या फिर दूसरे जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उस कंपनी को लोन दिया था उन्हें पैसा मिले। अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, कोई खरीदार बैंकरप्ट हुई कंपनी को खरीदने के लिए नहीं आता है, तो लास्ट सॉल्यूशन तो देखो यही है कि उस बैंकरप्ट हुई कंपनी की जो एसेट्स हैं, बिल्डिंग होगी या फिर कोई दूसरा प्रॉपर्टी होगी, उसे बेच दिया जाए और उससे जो भी पैसा मिलता है वो क्रेडिटर्स यानी बैंक या फिर कोई दूसरा क्रेडिटर है वो पैसा आपस में बांट ले। ऐसा होता है। अब देखो, राइटर सजेशन ये देते हैं कि कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास केस तभी जाना चाहिए जब बैंकरप्ट हुई कंपनी को रीस्ट्रक्चर नहीं कर पाया है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है नेगोशिएशंस की सहायता से, तब जाके केस पहुंचे कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, उससे पहले नहीं। इसी से संबंधित दूसरा सजेशन, देखो, बैंकों को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी जाए ताकि बैंकों में कॉन्फिडेंस आए कि वो नेगोशिएशंस की सहायता से बैंकरप्ट हुई कंपनी से पैसा वसूल के किसी प्रकार के सॉल्यूशन की सहायता से। आमतौर पर होता यह है कि बैंकों को डर लगता है कहीं हमने बैंकरप्ट हुई कंपनी के साथ नेगोशिएशन की सहायता से कोई सॉल्यूशन निकाला तो हम पर सवालिया चिन्ह लगेगा, हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं आप बिक तो नहीं गए हो, आपने ये सॉल्यूशन क्यों निकाला, आपने इस प्रकार से रीस्ट्रक्चर क्यों होने दिया उस बैंकरप्ट हुई कंपनी को, इससे तो कम पैसा आपको मिलेगा, कहीं आपने रिश्वत तो नहीं ली। देखो, ये सारे क्वेश्चंस जब बैंकों से पूछे जाते हैं तो वो कोई सॉल्यूशन निकालने से डरते हैं, मतलब किसी सॉल्यूशन पर राजी होने से डरते हैं। तो राइटर का ये कहना है, जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है और नेगोशिएशंस की सहायता से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाती है तो बैंकों को ऑटोनॉमी दी जाए कि वो किसी सॉल्यूशन को निकाल पाएं और उस पर राजी हो जाएं। नेक्स्ट, इसी से संबंधित, जो अनस्क्रपलस प्रमोटर्स हैं, यानी प्रमोटर्स वो जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती, उनको रोका जाए कि वो बैंकरप्सी कोड को इंप्लीमेंट होने में रोड़ा ना अटकाएं। काफी बार देखो, कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, अब कायदे से होना तो ये चाहिए कि प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत, और फाइनली अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उस कंपनी की एसेट्स को बेच दिया जाए। लेकिन प्रमोटर क्या करते हैं, तरह तरह के रोड़े अटकाते हैं पूरी प्रोसीडिंग के खत्म होने में, इसलिए कोई सॉल्यूशन काफी बार नहीं निकल पाता। तो इस कोड को आप इतना इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो कि प्रमोटर रोड़े ना अटका पाए, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना कर पाए। नेक्स्ट सजेशन गवर्नेंस से संबंधित है। वैसे देखो,
बैंक बोर्ड ब्यूरो आया था ये इंश्योर करने के लिए कि खास करके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें जो अपॉइंटमेंट्स हों वो पॉलिटिकल ना हों। ये बोर्ड दिया करेगा, ये लिस्ट है भैया, इन लोगों को आप पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड के तौर पर अपॉइंट कर सकते हो। इस चीज़ के लिए ये बैंक बोर्ड ब्यूरो आया था, लेकिन ये ब्यूरो अच्छे से अपना काम नहीं कर सका। अभी भी देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल होती हैं। जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स वाले लोग हैं वो तो देखो आपको भी पता है सरकार की ज़्यादा मानते हैं क्योंकि सरकार ने उनको इतनी बड़ी पोस्ट दी है। लेकिन इससे होता क्या है, बैंक्स में सरकार का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है और बैंक की जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव नहीं हो पाती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपॉइंटमेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स की वो अपॉलिटिकल होनी चाहिए। नेक्स्ट सजेशन, देखो आप एक तरफा पॉलिसी क्यों फॉलो कर रहे हो, आप थोड़ा बैलेंस इस्टेब्लिश कीजिए। मतलब दो जो मिड साइज्ड बैंक्स हैं आप उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए और बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें आप अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम कर लीजिए। यानी पूरी तरह से अपनी हिस्सेदारी खत्म मत कीजिए, आपकी हिस्सेदारी उनमें 50% से कम हो। तो फिर देखो तीन तरह के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे। एक वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनमें सरकार की हिस्सेदारी पूरी पूरी है 100% के आसपास। दूसरे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है। तीसरे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो जाएंगे जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम है। और फिर बाद में आप देख लेना कौन सा मॉडल अच्छे से काम कर रहा है। जो मॉडल अच्छे से काम करे आप उसी मॉडल की तरफ आगे बढ़िए। लास्ट सजेशन, देखो अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत बार उन्हें बोला जाता है आप किसानों का लोन माफ़ कर दीजिए या फिर एमएसएमईज को आप इतना उधार दीजिए। देखो एमएसएमईज को भी राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, किसानों को भी राहत पहुंचाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए बैंकों पर बर्डन डालना जरूरी नहीं है। अगर किसानों का लोन माफ़ करने के लिए बैंकों को मजबूर किया जाता है तो इससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो रीपेमेंट का कल्चर है वो खराब हो जाता है। आगे भी किसानों को लगेगा कि वेट करते हैं, लोन नहीं चुकाते हैं, हो सकता है सरकार आगे जाके माफ़ कर दे। तो मतलब जो देने की सिचुएशन में होते हैं वो भी बैंकों का लोन देते नहीं है, तो ये कल्चर खराब हो जाता है रीपेमेंट का। तो आवश्यकता ये है कि ये जो बर्डन है इस प्रकार के और काफ़ी सारे वो बैंकों के ऊपर से आप कम कीजिए। लास्ट में यही बात फिर से रिपीट की जाती है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर सरकार वास्तव में बैंक्स की फंक्शनिंग को, गवर्नेंस को सुधारना चाहती है तो दूसरे सजेशंस पर भी सरकार ध्यान दे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो, आपको पता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर फिलहाल टेंशंस चल रही हैं। लद्दाख रीजन में 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हैं, और सिक्किम में भी एक जगह नकुला पास ऐसी जगह है जहां पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हैं। 9 जून को एक न्यूज़ निकल के आई कि दोनों फोर्सेस के बीच लद्दाख रीजन में कुछ जगहों पर पार्शियल डिसएंगेजमेंट हुआ है। पार्शियल डिसएंगेजमेंट का मतलब हमने डिस्कस किया था, जैसे ये बॉर्डर है, यहाँ पे आमने सामने हैं इंडिया और चाइना की फोर्सेस, थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाना। जैसे इंडिया की फोर्सेस अपनी साइड 2 किलोमीटर पीछे चली गई और चाइना की फोर्सेस अपनी साइड 2 किलोमीटर पीछे चली गई। राइटर देखो ये बोलते हैं ये जो पार्शियल डिसएंगेजमेंट के बारे में सरकार के द्वारा बताया गया, ये सिर्फ जनता के ध्यान को डाइवर्ट करने की कोशिश है। जैसे ही ये पार्शियल डिसएंगेजमेंट की न्यूज़ निकल के आई तो मीडिया आउटलेट्स ने इस इशू को डिस्कस करना कम कर दिया। विभिन्न लोगों को लगने लगा कि जैसे अब इंडिया और चाइना बॉर्डर पर जो टेंशंस थी वो अब कम होने लगी हैं, बट देखो ऐसा है नहीं। टेंशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, खास करके गलवान वैली में और पेंगोंग सो लेक एरिया में। ये दोनों ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर चाइना अब उस रीजन में है जहाँ पर पहले इंडिया की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी, और इफेक्टिवली अब चाइना की फोर्सेस उस एरिया में इंडिया की फोर्सेस को आने से रोक रही हैं। चाइना की फोर्सेस अच्छी खासी संख्या में हैं और उनके पास वेपन्स भी काफ़ी भारी भरकम हैं। जैसे देखो आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी यूनिट्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, ये बड़ी संख्या में हैं। बट देखो
इंडिया ने भी चाइनीज फोर्सेस के सामने बराबर की डिप्लॉयमेंट की है। इसी वजह से M.K. नारायणन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इनका मानना है नियर फ्यूचर में जल्दी से ये जो डिस्प्यूट है वो सोल्व होने वाला नहीं है, लेकिन स्टेक्स काफी ज्यादा हाई हैं। डिस्प्यूट देखो तब सोल्व होगा जब हमें ये पता हो कि चाइना की फोर्सेस ने ऐसा किया क्यों है, मतलब वो LAC के आगे क्यों आई हैं। अगर इसका हमें पता लगता है तो हम डिस्प्यूट को एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। उस मुद्दे पर चाइना से हम बात कर सकते हैं कि भैया आपको ये परेशानी थी और हम इस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज तो देखो आज 4-5 पॉइंट्स पर ऐसा हुआ है, कल को दूसरे पॉइंट्स पर भी ऐसा हो सकता है। बॉर्डर डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। देखो अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है इंडिया जो बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, खास करके ये रोड दरबुक से लेके दौलत बेग ओल्दी तक, चाइना इस रोड से काफी ज्यादा परेशान है। इसी की वजह से चाइना ने ये स्टेप लिया है। बट देखो राइटर का ये मानना है ये रोड तो हम काफी सालों से बना रहे हैं, एकदम से चाइना की आर्मी ने जो एग्रेसिव स्टैंड लिया है उसके पीछे ये रीजन सिर्फ इकलौता रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं। जो M.K. नारायणन राइटर हैं, इनका यह मानना है कि चाइना जो बॉर्डर पर एग्रेसिव हो रहा है, इसके पीछे मेजर ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है कि इंडिया ने पिछले कुछ समय में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को छोड़ दिया है। इंडिया बड़े इश्यूज पर चाइना के अगेंस्ट USA के साथ खड़ा दिखाई देता है और इससे चाइना काफी ज्यादा नाराज है। काफी सारे एग्जांपल्स M.K. नारायणन देते हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड ग्रुप है। यह ग्रुप लार्जली चाइना को कंटेन करने के लिए है, ऐसा सभी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरा, आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर लीजिए। एशिया में देखो इंडिया एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जिसने अभी तक इस इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक आर्म है। इंडिया समय समय पर CPEC के अगेंस्ट कंसर्न्स रेज करता रहता है। अभी हाल ही में G11 ग्रुप की बात कर लीजिए। USA के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सजेशन दिया कि G11 ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाए, उसमें इंडिया हो लेकिन चाइना ना हो। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ही देखो महामारी स्टार्ट हुई, चाइना से आने वाली FDI पर इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। हालांकि काफी सारे देशों ने लगाई, लेकिन इंडिया ने भी लगाई। चाइना को पर्टिकुलरली ये लगता है USA और चाइना के बीच जो राइवलरी चल रही है सुपर पावर बनने के लिए, इंडिया इस कन्फ्लिक्ट से पूरी तरह से दूर रहे, क्योंकि चाइना को पता है इंडिया अगर USA की साइड जाता है तो बैलेंस ऑफ पावर USA की साइड शिफ्ट हो जाती है। इसलिए चाइना हम पर दबाव बनाना चाहता है कि भैया आपको हमारे साथ रहना है, आपका हमारे साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर आप US और चाइना डिस्प्यूट में न्यूट्रल नहीं रहोगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और USA आपकी मदद के लिए नहीं आने वाला है। ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो कि चाइना अचीव करना चाहता है। देखो वैसे एक्सपर्ट्स अलग अलग रीजन बताते हैं कि चाइना अभी जो कोविड-19 महामारी के कारण ब्लेम चाइना पर लग रहा है उसे डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। इस डिस्प्यूट की सहायता से शी चिनफिंग अपने देश में नेशनलाइजेशन को इन्वोक करना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में मोबिलाइज करना चाहते हैं। अलग अलग रीजन्स एक्सपर्ट्स बताएंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो ये USA वाला रीजन है कि अब इंडिया USA के ग्रुप की तरफ ज्यादा जा रहा है, वो वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से चाइना ये सिग्नल देना चाहता है इंडिया को। बट देखो इंडिया को इससे संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हुआ क्या था 1962 वार के समय सिचुएशन क्या थी। माओ उस समय चाइना में रूल कर रहे थे। माओ एक पॉलिसी लेके आए थे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इस पॉलिसी में वो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन ये पॉलिसी ज्यादा सफल नहीं हुई। चाइना में माओ के खिलाफ ओपिनियन मोबिलाइज हो रही थी, चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं थी, काफी सारे देशों के साथ रिलेशंस भी खराब थे। वैसे कहने को चाइना में कम्युनिस्ट रेजीम था और USSR में भी कम्युनिस्ट रेजीम था, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने स्टार्ट हो गए थे। और USA के साथ तो रिश्ते पहले ही खराब थे, क्योंकि दोनों
अलग अलग ग्रुप में थे। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना ने क्या किया, इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया 1962 में। हालांकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ना सिर्फ इंडिया वाले इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे बल्कि वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चाइना इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन चाइना को लगा इंडिया एक कमजोर टारगेट है, इंडिया को अटैक करते हैं, और माओ को लगा था कि हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को दूर कर देंगे अगर इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर लेंगे, नेशनलाइजेशन को इंक्रीज कर देंगे। आज भी देखो उसी प्रकार के हालात हैं, इसलिए इंडिया को बच के रहना चाहिए। इकोनॉमिक सिचुएशन चाइना की भी ठीक नहीं है। इवन महामारी से पहले ही चाइना की जो इकोनॉमी का सुनहरा दौर था, कुछ एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया, अब खत्म होना स्टार्ट हो गया है। चाइना के अंदर भी शी चिनफिंग के अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं। इवन पार्टी के अंदर भी शी चिनफिंग के अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं। तो सिचुएशन वही है जैसी 1962 में थी, और उसी सिचुएशन के अनुसार अब चाइना ने इंडिया को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है, जैसा 1962 में हुआ था। ये ट्रेंड देखो आगे और भी ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए इंडिया को संभल के चलने की आवश्यकता है चाइना से। तो M.K. नारायणन तो देखो ये सजेस्ट करते हैं इंडिया को नॉन अलाइन रहना चाहिए, यूएसए के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए, ताकि चाइना को एक सिग्नल दिया जा सके कि भैया हम आपके कन्फ्लिक्ट में पड़ने वाले नहीं हैं, हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। अब देखो M.K. नारायणन ने जो बोला था वो तो हमने डिस्कस कर लिया सॉरी। अब बात करते हैं सी राजा मोहन की। सी राजा मोहन क्या बोलते हैं इंडियन एक्सप्रेस में? सी राजा मोहन ये बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया ने कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस रिवोक किया उसकी वजह से चाइना बॉर्डर पर काफी आगे आ गया। चाइना ने कहा कि अब हम सीधा सीधा कश्मीर इश्यू में इन्वॉल्व हैं। बट सी राजा मोहन इस आर्ग्यूमेंट को काउंटर करते हैं। सी राजा मोहन का कहना है कि भैया आप तो हमेशा से इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो, आपके पास अक्सई चिन्ह है जो कि हमारे अनुसार जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है। तो पिछले साल हमने ऐसा कुछ नया नहीं किया कि आप स्पेशल स्टेटस के खत्म करने के बाद इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो गए और पहले नहीं थे। हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन आप तो यूनिलेटरली बॉर्डर डिस्प्यूट को और आगे ले जा रही हो LAC के आगे आके। एक और भी एग्जांपल देते हैं सी राजा मोहन, जैसे साउथ चाइना सी में चाइना के द्वारा क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किए जाते हैं, वहां पर मिलिट्री बेस बनाए जाते हैं और उसके बाद आसपास के पानी पर कब्जा कर लेता है चाइना। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज किया। ऐसा नहीं है कि हमने अभी जो एरिया पाकिस्तान के पास है कश्मीर का, वैसे जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, लेकिन हमने पाकिस्तान से वो एरिया लिया हो या फिर अक्सई चीन का कोई एरिया हमने आपसे ले लिया हो, नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। तो आपका ये आर्ग्यूमेंट गलत है कि स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद हम सीधा सीधा इस डिस्प्यूट में अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप तो हमेशा से इन्वॉल्व हो। इवन सक्सम वैली, ये एक वैली है सक्सम वैली, 1963 में सक्सम वैली को दे दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा चाइना को। और देखो एक मजेदार आपको बात बताता हूं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट सिर्फ इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर की डिमांड करने को लेके है, बट पाकिस्तान कभी नहीं चाइना को बोलता कि भैया अक्सई चिन्ह आपके पास है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ये आप हमें दे दीजिए। नहीं, कभी नहीं, पाकिस्तान कभी बोलता ही नहीं इस इशू पर। जबकि हम तो ये बोलते हैं ना कि चाइना भी अक्सई चिन्ह को हमें लुटाए और जो एरिया कश्मीर का अभी पाकिस्तान के पास है वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। तो ये काफी मजेदार बात है। एक और चीज आपको बताऊं, हुंजा वैली है गिलगिट बाल्टिस्तान में, हुंजा वैली। हुंजा वैली में चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हुंजा वैली से होकर गुजरता है। देखो जब 1947 के आसपास चाइना में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो मैप बनाया था उसके अनुसार हुंजा वैली चाइना का पार्ट थी। लेकिन बाद में जो हुंजा वैली के नवाब थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे। लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई सत्ता में चाइना में, और अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ही सत्ता में है। तो उन्होंने भी 1963 तक तो वो ख्वाब छोड़ा नहीं कि हाँ कि हुंजा वैली पर हमारा हक ना हो। 1963 तक भी वो हुंजा वैली को चाइना के मैप में दिखाते रहे। लेकिन बाद में चाइना और पाकिस्तान के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया और हुंजा वैली पर
थोड़ा सा क्लेम करना चाइना ने छोड़ दिया। अभी पाकिस्तान के पास है हुंजा वैली, लेकिन देखो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के पास इंटेंशंस अभी भी हैं, कभी ना कभी वो हुंजा वैली पर अपना क्लेम करेंगी। और हुंजा वैली में अभी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हो चुका है इस्टाब्लिश चाइना का। इसके बाद देखो सी राजा मोहन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। क्या रीजन है कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ गया? सी राजा मोहन टाइमलाइन बताते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट पर चाइना का स्टैंड पास्ट में कैसा रहा है। देखो 1950 के आसपास चाइना ने इस डिस्प्यूट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1962 में वार हुआ इंडिया और चाइना के बीच, तो चाइना ने यह कहा कि कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए। उसके बाद 1980s में धीरे धीरे रिश्ते ठीक होना स्टार्ट हुए, तो चाइना ने बैलेंस इस्टाब्लिश करने की कोशिश की इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर डिस्प्यूट को लेके, भाई कोई भी देश नाराज ना हो। और 1990s में क्या हुआ, चाइना ने डेवलपमेंट पर ज़्यादा बोलना स्टार्ट किया कि कश्मीर रीजन में डेवलपमेंट आना चाहिए सभी देशों के बीच सहयोग की सहायता से। बट जैसे ही 2000 के बाद के साल स्टार्ट हुए, चाइना को यह एहसास हो गया कि हमारी पावर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडिया, पाकिस्तान, आस पड़ोस के सभी देशों की अपेक्षाकृत। तो चाइना ने टफ स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया, एग्रेसिवनेस शो करनी स्टार्ट कर दी कश्मीर इशू के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर। आपने देखा कि 2000 के बाद काफ़ी बार बॉर्डर डिस्प्यूट सामने आया है इंडिया और चाइना के बीच। मतलब डिस्प्यूट तो हमेशा से ही है, 1947 के बाद से ही, लेकिन टेंशंस की हम बात कर रहे हैं कि बॉर्डर पर ज़्यादा टेंशंस होनी स्टार्ट हो गई समय समय पर 2000 के बाद, क्योंकि चाइना को यह समझ में आ गया कि समय अब हमारे पक्ष में है, मिलिट्री हमारी स्ट्रोंग है, इकोनॉमिकली हम स्ट्रोंग हैं, अब हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है, अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है, अगर हम चाहते हैं इस प्रकार की टेंशंस बॉर्डर पर क्रिएट ना हो फ्यूचर में, तो हमें हमारी मिलिट्री को स्ट्रोंग करना होगा। अभी जैसे चाइना की जितनी डिप्लॉयमेंट है बॉर्डर पर, उतनी ही डिप्लॉयमेंट हमने कर दी है। सिग्नल चाइना को हमने दे दिया है कि भैया हम दबने वाले नहीं हैं, अगर आप चाहते हो टेंशंस तो हम तैयार हैं। बट देखो मिलिट्री हमारी स्ट्रोंग भी तो होनी चाहिए ना। अभी हमारी मिलिट्री चाइना के अपेक्षाकृत स्ट्रोंग नहीं है। हमें हमारी मिलिट्री को स्ट्रोंग करने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि चाइना को ये एहसास हो इंडिया कमज़ोर देश नहीं है। मतलब इंडिया के साथ आप टेंशंस ज़्यादा एक लेवल तक लेके जाओगे तो इससे ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन चाइना को ये तभी एहसास होगा ना जब हमारी मिलिट्री स्ट्रोंग होगी। तो इस तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये व्यू पॉइंट है सी राजा मोहन का, समझ गए। एम के नारायणन बोलते हैं यूएसए के साथ रिश्ते थोड़े कम करो, नॉन अलाइनमेंट होकर चलो। सी राजा मोहन कहते हैं मिलिट्री स्ट्रोंग करो, फ्यूचर में भी इस प्रकार की घटनाएं होगी ही होंगी, क्योंकि चाइना को पता है हम स्ट्रोंग हैं। चाइना वो रणनीति अपनाना चाहता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और वेस्ट एशिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को जोड़कर देख सकते हो। क्या कंटेस्ट है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा 17 मई से 13 जून के बीच 60 कंट्रीज से 1 लाख जो भारतीय हैं वो रिपेट्रिएट कर चुके हैं, मतलब वापस आ चुके हैं। और ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो वेस्ट एशिया से इंडिया में लौटे हैं इस महामारी के स्टार्ट होने के बाद। 10 जून से लेकर 16 जून के बीच 20 फ्लाइट्स शेड्यूल्ड हैं और ये फ्लाइट्स सऊदी अरेबिया से भारतीयों को वापस लेकर आएंगी। सऊदी अरेबिया का जो नेबर कंट्री है यूएई में अभी फ़िलहाल 34 लाख के आसपास भारतीय काम करते हैं। पूरे वेस्ट एशिया में 90 लाख के आसपास भारतीय काम करते हैं। और हमें वर्ल्ड से जो रेमिटेंस हासिल होती है एक साल में $80 बिलियन के आसपास, उसमें से 56% हमें वेस्ट एशिया से हासिल होती है। और वेस्ट एशिया में भी सबसे ज़्यादा यूएई से हासिल होती है। कितनी? एक साल में $19 बिलियन। यूएसए और चाइना के बाद यूएई हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। लेकिन देखो अभी ये जो इम्प्रेसिव नंबर्स हैं ये स्ट्रेस में हैं। क्यों? कोविड-19 की महामारी के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई है, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की भी। यूं कहा जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि फर्स्ट गल्फ वार जो 1991 में हुआ था उसके बाद से पहला ऐसा मौका है जब
ये नंबर्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आएंगे जितना अभी आते दिखाई दे रहे हैं। एक रीज़न वैसे ये भी है, ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, इवन महामारी से पहले ही कम होने स्टार्ट हो गए थे, जिसका एक रीज़न है ओवर सप्लाई। सऊदी अरेबिया और रशिया के बीच किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका था, ओवर सप्लाई हो गई, इस वजह से तेल के दाम कम हो गए। और वेस्ट एशिया की ये जो इकोनॉमीज़ हैं ये तेल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तेल के दाम ज़्यादा होते हैं तो इन देशों की इकोनॉमीज़ को फ़ायदा होता है। दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सर्वे का ये कहना है, दुबई में 70% जो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज हैं वो इस महामारी के आने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और इन 70% में से बहुत सारी तो देखो इंडियंस की हैं, और ज़्यादातर टूरिज्म सेक्टर, कन्वेंशंस, हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस इन सब से जुड़ी हुई हैं, जिन पर बहुत गहरी मार पड़ी है इस महामारी के आने के बाद। सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अप्रैल 2020 में पिछले साल के अपेक्षाकृत कंज्यूमर स्पेंडिंग 34.6% कम हुई है। स्पेंडिंग नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होगी। सऊदी अरेबिया का देखो प्लान ये था कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को अभी जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है उसे कम करके डाइवर्स किया जाए। सऊदी अरेबिया $500 बिलियन की सहायता से अपनी एक मेगा सिटी नियोम इस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन इन सब ऑब्जेक्टिव्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस महामारी के कारण। वैसे देखो लगता ऐसा है कि अगर ऑयल के दाम होंगे तो इससे तो बल्कि इंडिया को फ़ायदा होता है, कुछ हद तक ये सच भी है। अगर देखो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम $1 भी कम होते हैं पर बैरल तो इंडिया को $1.35 बिलियन बचा पाता है। बट देखो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को जो नुकसान पहुंचता है ऑयल के दाम कम होने के कारण, कहीं ना कहीं उससे इंडिया को भी नुकसान होता है। कैसे? जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि अगर वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा तो बहुत सारी फर्म्स वहाँ पे फेल होंगी, भारतीय मूल के जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो वापस आने लगेंगे, उनको जॉब्स प्रोवाइड करना इंडिया के लिए एक चुनौती होगी। और यूएई समेत दूसरे जो देश हैं, खास करके यूएई, इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए बड़ी मार्केट है। अगर उनकी इकोनॉमी ख़राब होती है तो हमारा माल वहाँ पे ज़्यादा नहीं पहुँचेगा। तो कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा इस चीज़ को नहीं देखा जा सकता कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कम हुए हैं तो इंडिया को सिर्फ फ़ायदा ही होगा। कुछ नुकसान भी होते हैं इंडिया को, क्योंकि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ख़राब होती है। तो राइटर का अब ये कहना है, देखो सिचुएशन फ़िलहाल ऐसी है कि हमारी भी इकोनॉमी सिचुएशन अच्छी नहीं है और उनकी भी नहीं है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की, तो दोनों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए ताकि दोनों मिल के अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकें। वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, डाइवर्स होनी चाहिए। तो अभी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखो खबरें भी निकल के आई, यूएई की मुबाडाला कंपनी, सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये जल्द ही इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमने जो अभी रिफॉर्म्स लिए हैं आत्मनिर्भर अभियान के तहत, उन रिफॉर्म्स की सहायता से हमने सिग्नल भी देने की कोशिश की, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो खतरे में नहीं आएगी। बट देखो पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड हमारा थोड़ा सा बेकार रहा है। जैसे अभी महाराष्ट्र के रतलाम में $50 बिलियन की एक मेगा रिफाइनरी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश होने वाला है, जिसमें सऊदी अरेबिया की अरामाको और अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी, ये दोनों मिलकर इन्वेस्ट करने जा रही हैं $25 बिलियन। बट इस $50 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए, रिफाइनरी के लिए लैंड एक्विजिशन अभी तक ठीक से नहीं हो पाया है। और मुंबई एयरपोर्ट में जीवीके अपनी हिस्सेदारी एक कंसोर्टियम को बेचना चाहता है, उस कंसोर्टियम में यूएई का सोवरिन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। बट इस पर भी अभी बात आगे नहीं बढ़ पाई है, काफ़ी सारी लिटिगेशंस फाइल कर दी गई हैं कोर्ट में। इसके अलावा देखो पहले यूएई की बड़ी कंपनी जैसे एतिसालत, इमार, इतियाद, ये इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा इंडिया में। तो अभी वेस्ट एशियन कंट्रीज से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इंडिया को ध्यान देने की आवश्यकता है कि लैंडस्केप यानी इन्वायरमेंट हमारे देश में अच्छा होना चाहिए, ताकि गलत सिग्नल हम ना दें दूसरे देशों की कंपनीज को कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करोगे इंडिया में तो आप फंस जाओगे। नहीं,
हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि बाहर से इन्वेस्टर्स जब आते हैं कौन कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं, वो उन समस्याओं को दूर किया जा सके। इसीलिए सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है ताकि देश में नेसेसरी स्टेप्स लिए जा सकें एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए। तो उम्मीद ये की जाती है ये कमेटी जो रिकमेंडेशंस देगी, सरकार उन रिकमेंडेशंस को मानेगी ताकि वेस्ट एशियन कंट्रीज से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए इंडिया में। ये दोनों के लिए सही होगा, इंडिया के लिए भी और वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए भी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और वेस्ट एशिया रिलेशंस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।